Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. I am here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So let's start our today's topic, that is about neurohumoral transmission. Firstly, we will know meaning of the word neurohumoral transmission. So neuro, that means related to our nerves. Humoral का मतलब होता है any chemical, और ट्रांसमिशन दैट मीन्स कंडक्टेंस और ट्रांसपोर्टेशन. तो अगर किसी भी नर्व्स में केमिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन. सो एक पूरा लंबा पाथवे है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. लाइक हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन के साथ कम्युनिकेट अगर करना चाहे, उसको कोई सिग्नल भेजना चाहे, या फिर हमारा कोई भी ऑर्गन हमारे ब्रेन तक अगर सिग्नल भेजना चाहे, तो उसका सबसे इजी पाथवे कौन सा होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन. कि हमारे नर्व्स के अंदर ऐसे कुछ जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज होंगे. वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होकर के क्या करेंगे, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएंगे, या फिर ब्रेन उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक सिग्नल पहुंचाएगा. तो अब इस प्रोसेस को और इजीली समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं. जो आपको ऊपर दिख रहा है एक न्यूरॉन है और एक न्यूरॉन नीचे है. न्यूरॉन के पार्ट आपको पता होंगे, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं डेंड्राइट, जो कि किसी भी सिग्नल के एक्सेप्टेंस का काम करता है, उसको एक्सेप्ट करता है. बीच में है न्यूक्लियस, ये है सेल बॉडी. इसके बाद ये जो लॉन्ग पार्ट है ये एक्सॉन, जिसमें कि सबसे मेन जो कंडक्टेंस होती है किसी भी सिग्नल की वो परफॉर्म होती है. उसके बाद जो आपको बंडल्स दिख रहे हैं ये है हमारी नर्व एंडिंग्स. उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होता है, तो सेम उसमें सारा स्ट्रक्चर सेम है. तो हम बोल रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स में जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं, या फिर जैसे हमने बोला केमिकल्स या फिर ह्यूमोरल्स, तो उनकी सिग्नलिंग होती है. तो सिग्नलिंग होने के लिए जो दो नर्व्स हैं उनको आपस में फिजिकली अटैच होना जरूरी नहीं है. जैसे कि आपने देखा होगा कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इनको फिजिकली अटैच होने की जरूरत नहीं है. तो ट्रांसमिशन कैसे होगा, एक केमिकल दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा, यहाँ पे क्या होता है, एक पूरा जंक्शन प्रेजेंट होता है. ठीक है, जंक्शन पॉइंट होता है जिसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़े डायग्राम में बनाया है. तो इस जंक्शन में क्या होता है, जो फर्स्ट वाली नर्व एंडिंग है, इस नर्व एंडिंग में क्या होते हैं, अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स और वी कैन से अलग अलग केमिकल्स स्टोर होते हैं. तो ये केमिकल्स क्या होंगे, जब भी जिसका सिग्नल आएगा, दैट मीन्स बहुत सारे केमिकल स्टोर है, तो जिसका सिग्नल आएगा तुरंत से वो रिलीज हो जाएगा. रिलीज होने के बाद दूसरी वाली जो हमारी न्यूरॉन्स हैं, उस न्यूरॉन्स पे इनके रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं. तो उस न्यूरॉन्स पे रिसेप्टर पे जाकर के ये बाइंड हो जाएंगी. एज लाइक एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि जो रेड कलर के मैंने केमिकल्स बनाए हैं, तो ये केमिकल्स का एक्सेप्टर या फिर जो उसका रिसेप्टर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये रिलीज हुए और अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो गए. तो रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो गए, दैट मीन्स एक न्यूरॉन से जो सिग्नल है वो दूसरे न्यूरॉन पे पहुंच गया है. अब ये सिग्नल किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने का हो सकता है, और किसी भी एक्शन को इनहिबिट करने का या फिर कम करने का हो सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन न्यूरोट्रांसमीटर का जो भी नेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा. सो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में मेनली एक नर्व दूसरी नर्व को मैसेज भेजती है. अब ये मैसेज किसी सिग्नल के फॉर्म में हो सकता है. अब ये सिग्नल जाकर के नर्व एंडिंग्स को एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे और सिग्नल एक नर्व से दूसरी नर्व में इजीली पहुंच जाएगा. सो अभी जो पूरी नर्व के सिग्नलिंग की प्रोसेस होती है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो इसी में फर्स्ट स्टेप है इम्पल्स को एक्सेप्ट करना. दैट मीन्स जो हमारी डेंड्राइट्स हैं, किसी भी इम्पल्स है किसी भी सिग्नल को एक्सेप्ट करेंगी. एक्सेप्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है इम्पल्स का कंडक्शन. तो कंडक्शन दैट मीन्स इम्पल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा नर्व एंडिंग्स तक. और लास्ट स्टेप है इम्पल्स जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिलीज. तो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे होगा, जैसे ही कोई इम्पल्स आया तो न्यूरोट्रांसमीटर को कोई मतलब एक स्टिमुलेशन मिल गया. तो सिग्नल या फिर स्टिमुलेशन की वजह से जो हमारी यहाँ पे क्या होता है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बंडल में प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स उसे हम बोल सकते हैं कि साइनेप्स में प्रेजेंट होते हैं. सो वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और जाकर के अपने पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएंगे. सो अब इसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं. तो फर्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं जो कंडक्टेंस वाली प्रोसेस है, दैट मीन्स इम्पल्स कंडक्शन. जितनी भी इम्पल्स आती हैं उन सब का ट्रांसमिशन मेनली एक्सॉन के अंदर होता है. जो भी इम्पल्स आती है वो जाकर के या तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड करती है, उसके अलावा मेनली वो जाकर के आयन चैनल रिसेप्टर से बाइंड करती है. आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि ये बना हुआ है कि क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा दरवाजा है, तो दरवाजा खोलते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम उससे अंदर बाहर जा सकते हैं. अगर बंद कर देंगे तो नहीं जा सकते हैं. तो सेम प्रोसेस होती है कि ये चैनल अगर खुले हुए हैं
तो जो भी हमारे आयंस है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, तो वो सारे आयंस क्या करेंगे, इधर उधर मूव इन और मूव आउट कर सकते हैं। अगर ये चैनल्स बंद हैं तो तब वो मूव इन और मूव आउट नहीं कर सकते हैं। तो या तो आयन चैनल्स पे वो जाकर के बाइंड होते हैं। तो आयन चैनल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल और दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिव आयन चैनल। तो वोल्टेज सेंसिटिव जो आयन चैनल्स होते हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं कि कंसंट्रेशन पे, जो हमारे आयंस हैं उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही वो खुलते हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा है अगर किसी साइड तो वो बैलेंस करने के लिए खुलेंगे, और जो हमारी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जिसे बोलते हैं कि मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है उसको बना के रखते हैं। दूसरे होते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। तो लाइगेंड गेटेड क्या होते हैं, लाइगेंड समझ लीजिए कि जैसे कोई भी इम्पल्स आई तो वो क्या करेगी, इम्पल्स जाकर के उस लाइगेंड से बाइंड हो जाएगी, जिसके बाद जैसी इम्पल्स आई तो वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। लाइगेंड गेटेड है, जाकर के इम्पल्स उससे बाइंड होगी तो वो क्या हो जाएंगे, जो रिसेप्टर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम पोटेशियम का कंडक्टेंस आपस में करवा सकते हैं इजीली। तो दोनों टाइप के रिसेप्टर्स को हम कहते हैं आयन चैनल रिसेप्टर, क्योंकि दोनों टाइप के रिसेप्टर्स है, आयन का इनफ्लक्स दैट मीन्स आयंस का मूव इन करना और आयंस का आउटफ्लक्स दैट मीन्स आयन का मूव आउट करना, दोनों प्रोसेस रहती हैं। सो अब इस प्रोसेस में हम देख लेते हैं कि जब भी कोई इम्पल्स आती है तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है बहुत सारे आयन चैनल्स, ठीक है, बहुत सारे आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं। तो इन आयन चैनल्स को वो एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी सोडियम है, हमें पता है कि जो सोडियम है वो मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है और जो पोटेशियम है वो हमेशा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो सोडियम बाहर प्रेजेंट है, पोटेशियम अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही कोई सिग्नल आया तो सोडियम क्या हो जाएगा, मूव इन कर जाएगा। दैट मीन्स ये जो सोडियम पोटेशियम जो पंप है, या फिर जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल, जिस चैनल से या फिर जिस समझ लीजिए जिस दरवाजे से सोडियम या पोटेशियम आपस में इनफ्लक्स आउटफ्लक्स कर सकते हैं, तो उसी चैनल को हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल, और वी कैन से सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएंगे। इनके एक्टिवेशन की वजह से जो सोडियम है वो सारा का सारा हमारी जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर मूव कर जाएगा। अब सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर अगर मूव करेगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज होगी। पहले जब हमारी जो सोडियम बाहर है या पोटेशियम अंदर है तो उस टाइम पे हमारी जो मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट। तो -70 मिलीवोल्ट क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही, कोई भी इनफ्लक्स या फिर कोई भी आउटफ्लक्स नहीं हो रहा है। अब अगर कोई भी सिग्नल आया तो वो दो चीजें कर सकता है। पहली चीज तो क्या कर सकता है, इन सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कर देगा, और दूसरी चीज करेगा कि इन सोडियम पोटेशियम पंप्स को इनहिबिट कर देगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिवेशन की। तो जब ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएंगे तो बहुत ही रैपिडली क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, यानी कि हायर अमाउंट ऑफ सोडियम जो हमारी एक्सोन है उसके अंदर आ जाएगा। तो एक्सोन के अंदर आने की वजह से क्या होगा, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होगा। चेंज होकर के जो पोटेंशियल है वो पहुंच जाएगा 20 मिली वोल्ट। तो 20 मिली वोल्ट तक वो पोटेंशियल पहुंच गया। तो जो ये क्या है, चेंज हो रहा है, रैपिड चेंज हो रहा है पोटेंशियल का, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन वाली प्रोसेस में आपको याद रखना है कि सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लक्स करेगा, यानी कि सोडियम का मूव इन होगा। तो सोडियम के मूव इन होने के बाद क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है इसका पोटेंशियल गड़बड़ हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जितना भी पोटेशियम है वो मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि सोडियम अंदर मूव कर गया तो अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसको मेंटेन करने के लिए, अंदर और बाहर की साइड मेंटेन करने के लिए दोनों जगह पोटेशियम मेम्ब्रेन के बाहर आ जाएगा थ्रू वही सोडियम पोटेशियम पंप। तो जब मेम्ब्रेन के बाहर आ जाता है पोटेशियम तो क्या होता है, एकदम से जो मेम्ब्रेन का जो भी जिसे बोलते हैं पोटेंशियल है वो वापस से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वापस से डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। अब समझ लीजिए डीपोलराइजेशन मतलब एक नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट थी, या फिर नॉर्मल एक पर्टिकुलर एक नॉर्मल स्टेट थी। अब उस स्टेट से अगर हमने क्या कर दिया, उस स्टेट को गड़बड़ कर दिया या फिर उससे थोड़ा सा दूर चले गए, मतलब पोलराइजेशन से दूर चले गए, तो उस प्रोसेस को हमने बोला डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की स्टेट आई, अब वापस हम उसी स्टेट में वापस आ रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारी पोलराइज्ड प्लेन स्टेट थी उस स्टेट में अगर हम वापस आ रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन वाली प्रोसेस में सोडियम का इनफ्लक्स बढ़ता है और रीपोलराइजेशन वाली प्रोसेस में पोटेशियम का आउटफ्लक्स बढ़ता है, जिससे कि सोडियम अंदर चला जाएगा, पोटेशियम पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। तो यही सिग्नलिंग का हमारी मेन प्रोसेस है। जैसे ही सोडियम अंदर आया तो क्या हुआ, हमारी जो सिग्नल है वो एक्टिवेट हो गया।
ठीक है, यहाँ से पहुंचा, ऐसे ही क्या होगा, धीरे 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 ये हमारा सिग्नल पूरे हमारी एक्सॉन को क्रॉस करके हमारी नर्व एंडिंग्स तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पल्स कंडक्शन। इसके अलावा जब भी इम्पल्स आती है और उसका कंडक्शन होता है तो उस कंडक्शन के बाद जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। दैट मीन्स एक पावर जनरेट होती है जिससे कि जो सिग्नल है वो इजीली क्रॉस करके नर्व एंडिंग्स तक पहुंच जाए। सो नेक्स्ट है ट्रांसमीटर रिलीज। तो ट्रांसमीटर और वी कैन से न्यूरो ट्रांसमीटर या फिर जिसे हमने केमिकल भी बोला गया है। सो एक पर्टिकुलर न्यूरो ट्रांसमीटर होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको फुलफिल करने के बाद ही कोई भी केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर कहलाता है। जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, एसिटाइल कोलिन होता है, एड्रेनलिन होता है, डोपामीन होता है, नॉर एड्रेनलिन होता है, सेरोटोनिन होता है। ये सारे क्या न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्यों कहलाए, क्योंकि ये जो हमारी जंक्शन है, जंक्शन के पहले हमारी क्या होती है, नर्व एंडिंग्स होती है। तो इन्हीं नर्व एंडिंग्स में सिंथेसाइज होगा, यहीं पे स्टोर होगा, यहीं से रिलीज होगा और यहीं पे डिग्रेडेट होगा। तो अगर ऐसा कोई केमिकल है जो कि ऐसी सारी चीजें करता है, यहीं पे सिंथेसाइज होता है, यहीं पे स्टोर होता है, यहीं पे रिलीज होता है और यहीं पे डिग्रेडेट होता है, तो उस केमिकल को हम बोल सकते हैं कि वो न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको, जो भी आयन चैनल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। दैट मीन्स या तो उनको एक्टिवेट करें या फिर इनहिबिट करें। दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई एक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप की केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं। सो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो मेनली जो हमारी प्री जंक्शनल न्यूरॉन है, ये बीच के पार्ट को हमने क्या बोला, जंक्शन, और जो पहला वाला न्यूरॉन है इसको हम बोलते हैं प्री जंक्शनल न्यूरॉन, और जो बाद वाला न्यूरॉन है इसे हम बोलते हैं पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो प्री जंक्शनल न्यूरॉन है यहीं पे ही हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो स्टोर हैं। पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन में क्या है, उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारे प्री जंक्शनल न्यूरॉन है उसकी नर्व एंडिंग आप ही देख रहे हैं, इसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है जो मैंने अलग अलग कलर से आपको दिखाए हैं, और जो हमारी पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन है इसमें इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। सो जब भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं वो जाकर के पर्टिकुलरली अपने ही रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली साइनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर रहते हैं। ये जो आपको गोल गोल दिख रही है इन्हें बोलते हैं हम साइनेप्टिक वेसिकल्स। सो जब भी स्टिमुलाई आता है, स्टिमुलाई दैट मीन्स जो भी इम्पल्स आई एक्सॉन से सारी ट्रांसमिट होकर के हमारे नर्व एंडिंग्स तक पहुंची। तो इस जो हमारी नर्व का सिग्नल आया है या फिर जिसे हमने बोला इम्पल्स आया है कि जो हमारी एक्सोनल टर्मिनल है या फिर जिसे नर्व एंडिंग बोलते हैं, तो इसके बाहर क्या होता है, जो कैल्शियम है वो स्टोर रहता है। तो ये फिर कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इंट्रासेलुलर मूव कर जाएगा। दैट मीन्स जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन है इसके अंदर मूव कर जाएगा। तो मूव करने की वजह से क्या होगा, जो भी हमारी साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये क्या हो जाती है, इनका फ्यूजन हो जाता है जो हमारी बाहर एक्सोनल मेम्ब्रेन है इसके साथ। ये अलग अलग साइनेप्टिक वेसिकल है, इधर देखिए कि एक्सोनल मेम्ब्रेन का जो पार्ट है इससे जो साइनेप्टिक वेसिकल है ये अटैच हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका फ्यूजन होने की वजह से एक्सोसाइटोसिस वाली प्रोसेस होगी। तो एक्सोसाइटोसिस दैट मीन्स जो इसके अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट आउट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा एक्सोसाइटोसिस की वजह से क्या हुआ है कि ये जो हमारे ब्लैक कलर के जो मैंने डॉट बताए हैं समझ लीजिए कि एसिटाइल कोलिन है। तो हमें पता है एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक और मस्कैरिनिक। तो जाकर के अपना जो भी निकोटिनिक या मस्कैरिनिक यहाँ पे प्रेजेंट है रिसेप्टर, उससे जाकर के बाइंड हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसमीटर रिलीज। अब ट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद क्या होता है, यहीं पे इनका डिग्रेडेशन होता है। दैट मीन्स अपना काम इन्होंने कर दिया, यहाँ पे ये अपना बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद जैसे ही इनका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा ये यहीं पे डिग्रेडेट हो जाते हैं। तो डिग्रेडेट होने के लिए जैसे मान लीजिए एसिटाइल कोलिन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेडेट करने के लिए हमारे पास कोलिन एस्टरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो कोलिन एस्टरेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है और उसे डिग्रेडेट कर देता है। अब ब्रेक डाउन करने के बाद इसमें से जो कोलिन एंजाइम बच जाता है, ये कोलिन वापस से जाकर के जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं इसमें जाकर के स्टोर हो जाता है, फर्दर एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब कुछ तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं जो कि अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि फ्री रह जाते हैं। तो वो फ्री न्यूरोट्रांसमीटर्स या तो डिग्रेडेट हो जाएंगे या फिर वापस से क्या हो जाता है, उनका रीअपटेक हो जाता है। रीअपटेक यानी कि दोबारा से उनका अपटेक हो जाता है, क्योंकि उनका यूज हुआ नहीं तो दोबारा से अपनी साइनेप्टिक वेसिकल्स में चले जाते हैं और वहीं पे स्टोर हो जाते हैं, और जब भी सिग्नल आएगा तो फर्दर अब वो रिलीज होंगे। सो लास्ट है ट्रांसमीटर एक्शन। दैट मीन्स जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है वो कैसा एक्शन प्रोड्यूस करेगा। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे स्टोर रहते हैं हमारे नर्व एंडिंग्स में, इनके दो नेचर होते हैं।
अब वो दो नेचर क्या होते हैं, फर्स्ट है ईपीएसपी, सेकेंड है आईपीएसपी। ईपीएसपी दैट मीन्स एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और आईपीएसपी इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। सो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी एक्शन प्रोड्यूस करेंगे वो क्या करेंगे, जो भी सोडियम है और जो पोटेशियम है इसकी कंडक्टेंस को वापस से स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स फिर से जो एक्शन पोटेंशियल है उसका जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन के बाहर क्लोरीन आयन प्रेजेंट है उसका इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। सोडियम और पोटेशियम की जगह क्लोरीन आयन जो क्लोरीन पंप है वो स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से सारा का सारा क्लोरीन मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर जाएगा। मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिवली चार्ज होता है और मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिव चार्ज होता है। अब कुछ नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन के बाहर भी प्रेजेंट होता है और कुछ पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। वो इसलिए ताकि जो मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल बिल्कुल मेंटेन रहे। अगर बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसको बैलेंस में रखने के लिए कुछ नेगेटिव बाहर भी होंगे और कुछ पॉजिटिव अंदर भी होंगे। सो जब क्लोरीन सारा का सारा अंदर मूव कर जाता है तो जो नेगेटिव चार्ज है जिससे कि हमारी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बैलेंस हो रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जो ये रीपोलराइजेशन वाली प्रोसेस है ये बदल जाती है हमारी हाइपर पोलराइजेशन वाली प्रोसेस में। ठीक है, क्या होता है इसमें, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। मेम्ब्रेन है इसका पोटेंशियल बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा क्योंकि आयंस जो है उसका कंडक्टेंस बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज्यादा डाउन चला गया है। ठीक है, सो हमें पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट। दैट मींस -70 मिलीवोल्ट पे जो हमारी जो मेम्ब्रेन है वो इजीली पोलराइज रहती है। दैट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस इजीली बना हुआ रहता है। लेकिन अब हम किसकी बात करें, हाइपर पोलराइजेशन की। ये -70 मिलीवोल्ट से भी बहुत डाउन चला गया है। तो अभी बहुत डाउन चला गया है तो इसको वापस से अप करने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब ये टाइम लगने की वजह से क्या होता है कि जो आगे की सिग्नलिंग है, जो हमारा मैसेज आगे ट्रांसमिट होना है या फिर किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना है या कुछ भी आगे प्रोसेस जो कि चलनी थी, अब वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी या फिर ब्लॉक हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं आईपीएसपी, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। कि हमारा जो साइनेप्स है इसके बाद जो एक्सोन में जो भी ट्रांसमिशन होना है उसको ये ब्लॉक कर देगा। सो ईपीएसपी में सोडियम पोटेशियम का जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा और आईपीएसपी में जो क्लोरीन है उसका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि जो हमारी अंदर की मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगी और उसको बैलेंस होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो जब तक वो जो मेम्ब्रेन है वो बैलेंस हो पाएगी तब तक का जितना भी एक्शन है वो सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा। दैट मीन्स इनहिबिशन हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि सीएनएस में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। एसिटाइलकोलिन और एड्रेनालिन हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो अभी हम स्टडी करेंगे कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि इनहिबिटरी या फिर एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखाते हैं। तो इनहिबिटरी इफेक्ट में दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं। फर्स्ट है गाबा और सेकेंड है ग्लाइसिन। तो फर्स्ट हम गाबा को डिस्कस कर लेते हैं। सो गाबा का जो मीनिंग है वो है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। तो जो गाबा है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है क्योंकि जो नर्व्स में ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, जो नर्व में बहुत ज्यादा तेज सिग्नलिंग हो जाती है, उसको ये ब्लॉक कर देता है। उसको ब्लॉक करके जो कामिंग फीलिंग है ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो गाबा है ये मेनली रिलीज होता है ब्रेन की जो सेल्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेशन के लिए। दैट मीन्स जो हमारी ब्रेन की सेल्स हैं वो आपस में गाबा जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है इसके थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। सो जो भी गाबा है ये मेनली स्ट्रेस वाली कंडीशन में रिलीज होता है। जब स्ट्रेस वाली कंडीशन में बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है या फिर फियर वाली कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में ये रिलैक्सेशन या फिर कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि जो भी हमारी नर्व्स में जो बहुत ज्यादा कंडक्टेंस हो रही है या फिर बहुत ज्यादा इंपल्स का जनरेशन हो रहा है उन सबको ये ब्लॉक कर देता है। अब बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि गाबा रिसेप्टर से बाइंड करती हैं और सेडेटिव या फिर कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो उन ड्रग्स के अंदर आती है बेंजोडाइजेपिन जैसे कि डाइजेपाम है या फिर लोराजेपाम है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में नेक्स्ट है ग्लाइसिन। जब हमारी बॉडी में ओवर एक्साइटमेंट वाली कंडीशन हो जाती है या फिर हाइपर रिएक्टिविटी कंडीशन हो जाती है, इसके अलावा डिप्रेशन या फिर मैनिया वाली कंडीशन हो जाती है जिसे हम बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, कि एकदम से कोई पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता है और कुछ ही टाइम बाद वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाती है उसकी बॉडी, बहुत अलग अलग टाइप की वो रिएक्शंस करने लग जाता है।
तो इन दोनों कंडीशंस में भी इसके अलावा कन्वर्जन वाली जो कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं फिट्स या फिर मिर्गी के दौरे पड़ना, तो इन सारी कंडीशंस में ग्लाइसिन रिलीज होता है और इन सारी कंडीशंस को इनहिबिट कर देता है, या फिर जो सिग्नलिंग है नर्व्स की आपस में जिसकी वजह से फिट्स आ रहे हैं या फिर जो हमारी मैनिया या डिप्रेशन वाली कंडीशन हो रही है, तो इन सारी कंडीशंस को ये ब्लॉक करने का काम करता है। अब सेंट्रली तो हमें इसका एक्शन पता चल गया, पेरिफेरली भी ये एक्शन करता है क्योंकि ग्लाइसिन एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, वही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करता है और बाइल जूस के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसका काम होता है जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं इसको भी ये हेल्प प्रोवाइड करता है। So next we will discuss about excitatory neurotransmitters. Excitatory that means जो excitation produce करते हैं और we can say stimulation produce करते हैं। तो इसके अंदर भी दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हम स्टडी करेंगे, एक तो है ग्लूटामेट, सेकेंड है सेरोटोनिन। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लूटामेट के बारे में। तो ग्लूटामेट मेनली सीएनएस में प्रेजेंट रहता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो है जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करना। उसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल में भी एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट की तरह यह काम करता है, और उसके अलावा जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें भी ग्लूटामेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ग्लूटामेट के और फंक्शंस की बात करें तो मेनली ये हियरिंग में, विजन में, मूवमेंट में, बैलेंसिंग में, इसके अलावा मेमोरी में, लर्निंग में, हमारी जो मोटर फंक्शंस होते हैं उसके कोऑर्डिनेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। लास्ट है सेरोटोनिन। सो सेरोटोनिन का फुल फॉर्म होता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। सो सेरोटोनिन को मेनली हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक्साइटेटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बॉडी में एक्साइटेशन वाली रिएक्शन अगर करेगा या फिर स्टिमुलेशन करेगा तो उससे क्या होगा, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। अब जो सेरोटोनिन होता है ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है जहाँ पे कि क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है जहाँ पे कि ये उसका कॉन्ट्रैक्शन कर देता है जिससे कि वेल बीइंग या फिर हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। इसके अलावा इसका जो मेजर रोल होता है वो होता है हमारे इमोशंस में या फिर एपेटाइट में। इसके अलावा जो हमारे मोटर या फिर जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं हमारे, उन सबको कोऑर्डिनेट करने में भी इसका रोल होता है। इसके अलावा जो स्लीप वेक साइकिल है इसको मीडिएट करने में या फिर इसको कंट्रोल करने में भी हमारा जो सेरोटोनिन है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। Once again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel Pharma Institution and also press the bell icon. And I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.